नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और लोहड़ी के पर्व पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम ये एपिसोड लेके इसलिए आए हैं क्योंकि मकर संक्रांति के बारे में मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं, ताकि आप उसका पूरा सदुपयोग कर सकें। और साथ ही किसान आंदोलन के बारे में भी एक अपडेट देना चाह रहा था मैं। किसान आंदोलन के बारे में देखिए, हमने जितनी भी बातें कही सारी की सारी बातें सही सिद्ध हुई। जो एपिसोड्स और जिस टाइम पर हमने वो बातें कही थी वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम दे रहे हैं। उसका क्लिप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक दे रहे हैं और टाइम दे रहे हैं जिस टाइम पे हमने वो बातें कही थी। कृपया आप ज़रूर देखिएगा। हमने कहा था, दो बातें हमने दो अलग अलग वीडियोस में कही थी। एक वीडियो में हमने ये बताया था कि किसान आंदोलन जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखल की वजह से ही कोई नीति निर्धारण होगा। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आके सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है, कमेटी गठित की है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी जो बात हमने कही थी, सूर्य के शनि को कंबस्ट करने पे हमने वीडियो बनाया था और ये बताया था आपको कि सूर्य के प्रभाव से, यानी कि शासन के प्रभाव से, शासन की दलीलों से ही आप देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट का सारा डिसीजन आया है, डायरेक्टिव आया है। तो कहीं ना कहीं उसमें शासन का भी के तर्कों का भी अपना स्थान है। तो निश्चित रूप से शासन के प्रभाव से और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इस केस में कुछ बातें आगे बढ़ी हैं। और अब सोमवार को जब रैली की बात है उस पर डिसीजन लेगी सुप्रीम कोर्ट, तो मुझे लगता है कि उसकी इजाज़त तो नहीं मिलेगी। और ये जो शनि का कंबस्ट होना है दोस्तों, वो 11 फरवरी तक है। अभी की जो स्थिति है वो ये है कि किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उसको वो खारिज कर रहे हैं। उसमें जो लोग हैं उनका कहना है कि वो ऑलरेडी पहले से ही कृषि कानून के पक्ष में अपना व्यू देते हुए आए हैं। तो किसानों का ये व्यू है। और आने वाले समय में 11 फरवरी तक शनि कंबस्ट रहेंगे, और 11 फरवरी के बाद जब शनि पुनः अपने प्रभाव को बढ़ाएंगे तो उसके बाद मंगल भी उस समय दोस्तों वृषभ राशि में आ जाएगा, जो भारत की लग्न है। और वृषभ लग्न में मंगल का जो संचरण है वो कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्रंटेशन की स्थितियों को जन्म दे सकता है। तो 11 फरवरी के बाद इस मैटर को विशेष रूप से प्रॉपरली हैंडल करने की ज़रूरत है, और ताकि इसमें किसी भी तरह की ऐसी घटनाएं या ऐसी चीज़ें ना हो जो अप्रिय हो। तो 11 फरवरी के बाद इसमें कुछ विशेष डेवलपमेंट्स अब आएंगे, ऐसा हमें लगता है। तात्कालिक रूप से 26 जनवरी की रैली की इजाज़त तो नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और इस आंदोलन को शिफ्ट करने के विषय में कुछ दिशा निर्देश जरूर प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात किसान आंदोलन के बारे में। अब आइए मकर संक्रांति की बात करते हैं। मकर संक्रांति 14 तारीख को बहुत वर्षों बाद पड़ रही है, और मकर संक्रांति में दोस्तों इस बात का विशेष महत्व होता है कि संक्रांति किस करण में हो रही है। और इस बार संक्रांति जो है वो सुबह है और भव करण में है। तो उसके कुछ फल मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें आपकी जन्म नक्षत्र पे भी क्या फल पड़ेगा उसकी भी बात मैं करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे प्राच्य ग्रंथ हैं उसमें ये बताया गया है कि दिन के जिस भाग में संक्रांति पड़ती है उसके अनुसार फल बताया गया है। तो 3 भागों में दिन को बांटा जाता है और 4 भागों में रात को बांटा जाता है। तो उसमें दिन के पहले भाग में यदि संक्रांति होती है दोस्तों, तो राजा को कष्ट होता है,
और इस बार दिन के पहले भाग में 8:24-25 पर संक्रांति है। और उसका फल यही है कि राजा को कष्ट होगा, ये इसका फल है। तो विभिन्न देशों के राजाओं को कष्ट होता है, इस तरह का लेख है ग्रंथों में। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इस बार की जो मकर संक्रांति है दोस्तों बैठी हुई है। तो बैठी हुई सब जब संक्रांति होती है तो बैठे हुए मनुष्यों को कष्ट होता है। तो बैठे हुए मनुष्यों को, अब जो भी जिस तरह की भी घटनाएं होंगी उसमें बैठे हुए स्थिति में जब लोग रहेंगे तो उनको कष्ट की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। संक्रांति का जो वाहन है वो सिंह है, तो सिंह को कष्ट होगा। उप वाहन जो है वो गज है, तो गज को भी कष्ट होंगे। इसके पश्चात जो वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है संक्रांति के, तो श्वेत वस्त्रों को या श्वेत वस्त्र से जो लोग डील करते हैं उनको कष्ट होने की संभावना है मकर संक्रांति के वाहन के आधार पर। साथ ही अन्न, इसका जो फूड है वो अन्न है, तो अन्न की स्कैरसिटी, जैसा हमने अपने एक अन्य वीडियो में बताया था, या अन्न जो लोग उत्पादन करते हैं या अन्न से जो हैंडल करते हैं अन्न को, उन सभी लोगों को कष्ट की स्थिति मकर संक्रांति की वजह से होने वाली है। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख बातें थी मकर संक्रांति के बारे में, जो कि हमने मुहूर्त चिंतामणि नाम के प्रमुख जो ग्रंथ है उससे ये निकाली हैं। अब आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस तरह का इसका फल होगा। तो मैं नक्षत्रों की बात करूंगा, एक एक करके आपके जन्म नक्षत्र से आप देखें। अपनी कुंडली में पहले तो ये देख लें कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है, और उसके आधार पे मैं बताऊंगा कि संक्रांति का फल क्या होगा। और ये 1 महीने तक ये फल रहेगा। अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र जिनके भी जन्म नक्षत्र हैं उनको पीड़ा होगी। रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको वस्त्र की प्राप्ति होगी। मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको द्रव्य हानि यानी कि लॉस होगा पैसे का। उसके बाद हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको द्रव्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद मूल, पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़, ये 3 जिनके जन्म नक्षत्र हैं, इन 3 में से कोई भी, तो उनको यात्रा होगी इस 1 महीने के समय में। उसके पश्चात श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको सुख की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों ये था आपकी जन्म नक्षत्र के आधार पर फल संक्रांति का। अब आइए चलने के पहले कुंभ की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि 14 तारीख से कुंभ शुरू हो रहे हैं। और कुंभ शुरू होने के पहले मकर संक्रांति पे कुछ और भी बातें मैं करना चाहता हूं। मकर संक्रांति में दोस्तों दान का बड़ा ही विशेष महत्व है, और दान आप जरूर कीजिएगा। इसके पीछे की जो कथा है वो ये है कि सूर्यदेव की 2 पत्नियां बताई गई हैं, जिसमें से एक है छाया, जिनके पुत्र हैं शनिदेव, और दूसरी पत्नी के पुत्र हैं यमराज। तो छाया को यमराज के प्रति कुछ दुर्भावना रखते हुए सूर्यदेव देख लेते हैं, और उसके कारण इन दोनों का यानी कि छाया और शनिदेव का उन्होंने त्याग कर दिया, जिससे कुपित होके छाया और शनिदेव ने सूर्यदेव को ये शाप दिया कि उनको कुष्ठ रोग हो जाए, और जिससे कुष्ठ से सूर्यदेव पीड़ित हो गए। ये कथा मैं आपको बता रहा हूँ धर्म ग्रंथों के आधार पर। कुष्ठ रोग से पीड़ित होने के बाद सूर्यदेव नाराज हो गए और उन्होंने अपने तेज से इन दोनों का, छाया और शनि का जो घर है कुंभ, उसको जला दिया। उसको जलाने से छाया और शनि दोनों ही बहुत कष्ट में आ गए। और ये सारी चीज़ें देखते हुए यमराज ने ये प्रार्थना की सूर्यदेव से कि उनके ऊपर दया करें और उनसे अपने जो मनमुटाव है वो दूर करें। तो यमराज की बात मानते हुए सूर्यदेव शनि के घर कुंभ गए
जहाँ पर चीज़ें काफ़ी ख़राब थीं क्योंकि वो स्थान जल चुका था। ऐसी स्थिति में शनिदेव ने सूर्यदेव की तिल से आराधना की और उससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा कि जब मैं मकर में आऊँगा तुम्हारे मकर घर में, तब तुमको धन धान्य से भर दूंगा। तो इस प्रकार ये मान्यता है कि जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो धन धान्य से भर देते हैं, और चूंकि तिल से वो प्रसन्न हुए थे इसलिए तिल का ही उपयोग किया जाता है और तिल का दान, गुड़ का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पे जो दान किया जाता है वो लाखों गुना फल देने वाला होता है। तो जरूर आप तिल का, गुड़ का, अन्न का, कंबल का, इन चीज़ों का दान करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और अब कुंभ की भी बात इसमें मैं कर लेता हूँ चलते चलते। दोस्तों, कुंभ 14 तारीख से शुरू हो रहे हैं और 27 अप्रैल 2021 तक चलेंगे। इस बार हरिद्वार में कुंभ होंगे और जैसा कि हम जानते हैं हर 12 वर्ष में कुंभ होते हैं, क्योंकि जब कुंभ राशि में गुरु जाते हैं तब कुंभ मनाया जाता है। और 4 उसके स्थान हैं, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे, प्रयाग में त्रिवेणी के किनारे, नासिक में गोदावरी के किनारे और उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे। तो इस बार हरिद्वार में ये पूर्ण कुंभ है और ज़रूर यदि आपको समय मिले तो इसका लाभ उठाएं, क्योंकि ये मान्यता है कि इन 4 स्थानों पे जब अमृत मंथन हो रहा था तो अमृत की बूंदें गिरी थी और जो इस समय पर कुंभ में स्नान करते हैं उनको अमृत मिलता है, उनके कष्ट दूर होते हैं। तो इसीलिए ये मान्यता है कि सारे जितने देवी देवता हैं सभी कुंभ के तट पर, कुंभ के स्थान में आके स्नान करते हैं। तो इस कुंभ का आप जरूर लाभ उठाएं। मकर संक्रांति के पर्व को बहुत अच्छे से मनाएं, खूब अच्छे से दान करें और अपना कल्याण करें। आने वाला समय बहुत चैलेंजिंग है तो उसको बहुत अच्छे से बिताएं, सावधानी से, समझदारी से बिताएं। इसी अनुरोध के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।